का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है। एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। सीतामढ़ी जिला के मेहसौल गुमती के समीप एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब दरभंगा से चलकर एक नई कार सीतामढ़ी पहुंची, जो किया कंपनी की कार है। कार स्वामी ने बताया कि हम गाड़ी 4 महीना पहले ही खरीदे थे। दरभंगा शोरूम से जो घूम कर जलने लगा। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इसकी सूचना पाकर स्थानीय लोग भी पहुंचे और स्थानीय लोगों के सहयोग से अग्निशमन विभाग को बुलाया गया, जिसने काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। उसके बावजूद गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई थी, जिसकी सूचना कार ओनर ने शोरूम को दिया। बाद में सभी लोगों ने कार निर्माता कंपनी की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वही कार ओनर के द्वारा बताया गया कि हम 4 मार्च को दरभंगा स्थित गोवर्धन किया शोरूम दिल्ली मोड़ से अपना कार का सर्विसिंग करवाए थे, जिसकी पूरी पेपर मेरे पास है। उसके बाद आज 15 तारीख को ये हादसा हुई। हादसा होने के बाद हमने शोरूम को भी फोन किया। वही अग्निशमन विभाग के द्वारा बताया गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसकी अग्निशमन विभाग ने रिपोर्ट बनाकर कर स्वामी को दे दिया। अब कर स्वामी एजेंसी को भी इसकी बात बताए, फिर से आगे देखे क्या है मामला। कहाँ पे चेकअप कर लियोगे? चेकअप कौन सी बात साहब चेक कराएंगे? अभी कोई क्या आदित्य भी चल रहा है, अभी भी वही तो बोले, देखने से लग रहा है जैसे हम कई दिन का जला हुआ है, मतलब वही ना, वही यही भरोसा करता है, यही कंपनी सब पे आदमी।
2 महीने का हुआ था गाड़ी का बस। वही बोल रहे हैं, मतलब इस तरह जैसे लग रहा है कोई न्यू गाड़ी है, न्यू गाड़ी है, 2 दिन पहले सर्विस तो क्या आया है, लग रहा है कोई पेट्रोल डाल के पूरा जलाया है, वो भी आधा लीटर 5 लीटर डाला होगा तब डाला होगा। टीका था क्या? किया का गाड़ी है, किया का जो नया मॉडल आया करेंज सब वो सब है। 4 महीना का गाड़ी। वीडियो सब भेजे ना उनको, वीडियो सा नंबर पे व्हाट्सएप पे। पेट्रोल था कि ये था बैटरी वाला? पेट्रोल था। मैंने बता रहा सीएनजी होता तो हाँ समझ भी आता है। अभी आप कहाँ पर आए हैं और क्या मामला आपका है? मैं किया गोवर्धन शोरूम पे खड़ा हूँ और मेरा गाड़ी जो है कल सीतामढ़ी में आग लग गया है। मतलब गाड़ी खड़ी हुई थी और उसको पार्क कर रहा था मेरा ड्राइवर, तो पार्क करने के समय नीचे आगे बॉनेट के नीचे से आग लगना मतलब धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। उसका धीरे धीरे उसमें जब तक वो पानी डालता धीरे धीरे करके पूरा आग में लपेट में आ गया गाड़ी। 1 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी जल गई। कहाँ से खरीदे थे, किस जगह से गाड़ी खरीदे थे? किया शोरूम से। ये गोवर्धन जो पीछे हमारे है, किस जगह पर ये है? ये दिल्ली मोड़ के पास है, रानीगंज। ठीक है, कितना में लिए और कब लिए? ये मैंने 4 अक्टूबर को लिया था लास्ट ईयर 2024 में, और ये मुझे 16,80,000 रुपये का टोटल पड़ा था, इंश्योरेंस वगैरह और सारा कुछ लेकर। ठीक है, तो गाड़ी सर्विसिंग भी करवाए थे? जी 4 अक्टूबर को मैंने सर्विसिंग, 4 मार्च को मैंने सर्विसिंग करवाया है। ठीक है, आग कब लगी है? आगे कल के डेट में लगी है, कल 13 तारीख। क्या लग रहा है, कहाँ पर फॉल्ट लग रहा है? मुझे ये सर्विसिंग का फॉल्ट लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि 4 तारीख को मेरा सर्विसिंग हुआ, उसके बाद से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था और शॉर्ट सर्किट की वजह से अग्निशमन वालों ने भी हमें लिख के दिया है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी जला है। गाड़ी पूरा जल के राख हो गया। कंपनी से आप बात किए हैं? कंपनी से बात हुई है मेरी, तो कल तक तो कंपनी के जो स्टाफ वगैरह थे उन लोगों का कहना है कि आप इंश्योरेंस क्लेम कीजिए। अच्छा। बट आज सुबह कंपनी के कोई सीनियर मैनेजर थे, उन्होंने कॉल किया है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको हम गाड़ी देंगे, बट ऐसा हमें उम्मीद नहीं है कि वो गाड़ी देंगे, क्योंकि हमें लिखित में कोई प्रूफ नहीं है। बस वो एक बार बोल रहे हैं कि हाँ आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो गाड़ी किनके नाम से है? मेरे मामू के नाम से है। क्या नाम है मामू का? मोहम्मद एहसान। कंपनी का जो पदाधिकारी वो आपको कल बुलाए हैं? जी कल वो मुझे बुलाए हैं कि बैठ के आके सामने सामने बात कीजिए। अगर गाड़ी आपको नहीं मिलेगी तो क्या आप केस करेंगे? जी हम केस करेंगे, कि आप शोरूम पे भी केस करेंगे और किया पे भी केस करेंगे। गाड़ी कहाँ है अभी? गाड़ी सीतामढ़ी में जहाँ पे आग लगी है वहीं खड़ी है। शोरूम के जो ऑनर हैं ये शोरूम के, उन्होंने फ़ोन करके स्पेशली बोला है कि अगर गाड़ी आप हटाते हैं तो हम आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिला पाएंगे। अच्छा। और इंश्योरेंस वाले से भी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा अगर आप गाड़ी को छेड़छाड़ करते हैं। गाड़ी आप वहीं पे लगी हुई है? गाड़ी वहीं लगी हुई है जहाँ लगी हुई है आगे। अच्छा, तो अग्निशामक दस्ता पहुंचा था वहाँ? जी आधा घंटे के अंदर अग्निशमन पहुँचकर पूरा बुझाकर उसके बाद उन्होंने हमें एक पेपर बना कर दिया। हाँ। उस पर साफ लिखा हुआ है, ये आपको हम दिखा भी सकते हैं। पेपर दिखाइए। ये इस पर लिखा हुआ है कि सर देखिए वायर शॉर्ट सर्किट के कारण, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। और कौन पेपर आपके पास है? और मेरे पास ये गाड़ी का मैनुअल ऑनर बुक होता है वो है। ठीक। उसके बाद ये गाड़ी का इंश्योरेंस है ये मेरे पास। ठीक। और ये जो सर्विस करवाया था मैंने 4 तारीख को, उसका पेपर है। 4 मार्च को करवाए थे। जी 4 मार्च को मैंने सर्विस करवाया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाफी। घर कहाँ है आपका? मेरा घर यह एकरा एकेडमी करमगंज में। जिनके नाम से गाड़ी है वो आपको कौन लगते मेरे हैं? मामू। उनका क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। घर कहाँ उनका घर पटोरी। दरभंगा में हिंदी फिल्म की शूटिंग हुआ शुरू। मनोकामना मंदिर में क्लिक किया गया शूटिंग मौके पर संजय झा भी पहुंचे और उद्घाटन किया। संजय झा ने कहा कि फिल्म शूटिंग में आए लोग हमारे अतिथि हैं। मिथिला में फिल्म शूटिंग से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। सरकार भी फिल्म बनाने वालों को बढ़ावा दे रही है। मिथिला में फिल्म की शूटिंग के लिए किसी गांव को चिन्हित का उसे फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रयास करेंगे। वहीं हिंदी फिल्म की शूटिंग को लेकर दरभंगा के लोग भी काफी खुशी है। शूटिंग के दौरान दरभंगा राज परिसर के मनोकामना मंदिर में एक क्लिप प्रावी लिया गया, जिसे देखने को लिए लोग भीड़ भी नजर आया। In Darbhanga, in your place, we're also going to go to Mithila. Yeah. जिंदाबाद संजय झा जी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
जस्ट चेंज द स्टेट उस सब मामले में, और एकदम आप लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, बात करने में जो भाषा लैंग्वेज है बहुत ही आपको सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ मेहमानबाजी बहुत है, खाना पीना बहुत खिलाते हैं, आपको ठीक लगेगा। सर रोल करो, सर रोल करो। ये हाँ, क्लब दो, क्लब दो, क्लब दो, पुश करो सर, पुश करो, पुश करो। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू सर। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि अब ये सब लोग आए हैं महाराष्ट्र से मुंबई से फिल्म का शूटिंग करने के लिए दरभंगा, और अगले 22 दिन तक ये लोग इसी एरिया में, मिथिला में, दरभंगा में मेनली ये लोग का फिल्म का शूटिंग एक स्ट्रेच में पूरा फिल्म बना। तो ये सब चीज़ एक नया चीज़ है बिहार के लिए, खास करके हम लोगों के क्षेत्र। और मुझे ज़रूर लगता है कि लोग जब अपना एक्सपीरियंस लेकर के यहाँ जाएंगे तो एक अलग परसेप्शन जो एक आउटसाइड बिहार में लोग क्रिएट करते रहे, और वो लोग क्रिएट करते रहे जो बिहार से जिनको लगाव नहीं है, पॉलिटिक्स करते रहे। तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से ये फिल्म बनने से मुझे बिल्कुल अब विश्वास है कि इनके फिल्म बनने के बाद ये पूरा एरिया भी एक फिल्म शूटिंग का एक हब बनने का कैपेसिटी इस एरिया में, पोटेंशियल है इस एरिया में। और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में आए हैं, हमारे मेहमान हैं किसी तरह का, यही लोगों से अपील भी है। और मुझे लगता है कि मिथिला में घूम करके, क्योंकि ये सब एरिया बहुत एक्सपोजर नहीं है, ये सब एरिया लोगों ने देखा नहीं, अनटैप्ड एरिया। तो यहाँ पर जब ये लोग आकर के फिल्म का काम करेंगे, नया नया जगह को देश दुनिया में दिखाएंगे, कल से मिथिला दरभंगा का भी बड़ा पोटेंशियल है। सर, सरकार ने भी कदम उठाया था कि फिल्म उद्योग को यहाँ बढ़ावा दे, इसमें सब्सिडी का भी अनाउंस किया गया था। तो क्या लगता है वो भी एक चीज़ है जो खींच के लाई है? आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जब हम लोग रोजगार का बात करते हैं, जॉब का, तो वो सब एरिया ऐसा है जो अनटैप्ड है, इस सब जगह हुआ नहीं। मध्य प्रदेश में जा कर के लोग फिल्म का शूटिंग करते रहे, अब बहुत सारा फिल्म का शूटिंग मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रकाश झा जी वगैरह जा कर के शूटिंग मध्य प्रदेश में करते हैं, तो क्यों नहीं मिथिला एरिया में आकर के, क्या नहीं है यहाँ पर शूटिंग की जो उनको चाहिए। मैं तो अब बात करूँगा, कोई गांव, हमको कोई एक आर्टिस्ट बता रहे थे कि एक गांव कम से कम बना दीजिए, तो कोई किसी को शूटिंग करना हो गांव का, तो वो आकर के दरभंगा लैंड करे, उस गांव में जाके शूटिंग कर सके। वही अगला सवाल वही था, क्या सर बिहार सरकार कोई फिल्म सिटी का निर्माण करने का सोच रही, विचार कर रही है? आने वाले टाइम में जैसे जैसी चीज़ें बिल्कुल उस हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से डेवलप करके, निश्चित रूप से इसको, वैसे था कि राजगीर में फिल्म सिटी आने की बात थी, लैंड एक्वायर भी किया, तो वहाँ भी है। और एक उसका एक छोटा रूप इस एरिया में भी हो सकता है कि उसको डेवलप करके, जब कनेक्टिविटी बहुत चेंज कर दिया, कनेक्टिविटी और लॉ एंड ऑर्डर, कि लोगों को ट्रस्ट रहे कि वहाँ जाएंगे तो सेफ, वो इस सरकार में है। लोगों को नीतीश कुमार का इसी विश्वास से ये लोग आए। बिहार के विकास में मिथिला का बहुत योगदान है, तो क्या फिल्मी दुनिया में भी नई कदम शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मिथिला में फिल्म शूटिंग का इतना पोटेंशियल है जो अभी तक अनटैप्ड लोग नहीं आते थे। अब इनके आने के बाद और इनका जब फिल्म बन के जाएगा
डेफिनेटली लोगों को पता चलेगा कि ये बिहार में जाके, दरभंगा में जाके इन्होंने शूटिंग किया इस फिल्म के लिए। दैट विल इनकरेज दूसरे लोगों को भी इनकरेज करेगा कि नहीं वहाँ जा करके रख सकते। इस सब से धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है, नए होटल्स आते हैं, नए प्लेस क्रिएट होते हैं। ये सब चेन इफेक्ट है, एक आदमी ये करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। कुछ सब्सिडी वगैरह कुछ जो सरकार का अपना कुछ पॉलिसी है, तो हमारे मन का हाँ, सरकार का अपना पॉलिसी है, उसके पॉलिसी के हिसाब से जो भी होगा जरूर उसको। और फिल्म को लेकर के सरकार तो डिस्ट्रिक्ट से कुछ पॉलिसी भी लेके आई है। कौन सा आइडिया नहीं क्या है, लेकिन कुछ पॉलिसी लेकर सरकार। कौन सा फिल्म का निर्माण हो रहा है सर? क्या रजनी की बारात। रजनी की बारात फिल्म का है जिसके शूटिंग रजनी की बारात धूमधाम से निकली। बारातें आएंगी यहाँ पे। सर मैडम आपसे भी लेंगे, लेकिन आप कितना महत्वपूर्ण तरह का और क्या है इसकी कुछ खासियत ये बताइए। मैं तनाया हरारकर प्रभु और तेज हरारकर, हम दोनों एपिफनी एंटरटेनमेंट ये प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। हमने आदित्य जी जो डायरेक्टर हैं अभी इस फिल्म के रजनी की बारात, इस फिल्म को हम पूरी तरह से 100% यहीं पे शूट कर रहे हैं। दरभंगा की पूरा जो कल्चर है उसको हम रिफ्लेक्ट करने वाले हमारी फिल्म में। हाँ, एंड मिथिला द बेसिक। ये इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ और बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी हैं। रेडी होके मैं यहाँ पे अपनी फर्स्ट हिंदी फीचर फिल्म शूट करने वाली हूँ। एंड यहाँ पे काफ़ी लोकल्स का सपोर्ट रहा है, काफ़ी लोग जेनरस है, हेल्पफुल है। एंड प्रशासन ने भी बहुत सपोर्ट किया। हाँ, प्रशासन ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, एनकरेज किया है। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। ऐसा क्या दिखा दरभंगा मिथिला में खींच के, मुंबई से मिथिला आने की मजबूर हो गए आप? ऐसा कौन सा चीज़ खींच के ले आए हैं, ये बताइए। हमारे कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर जी जो यहाँ से है, आदित्य अमन जी, ये स्क्रिप्ट हमारे पास लेके आए और इन्होंने कहा कि चलो बिहार। और ये जो अभी तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी कि हमें क्यों इंस्पायर हुआ यहाँ। तो ये पिक्चर की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी अभी। कुछ बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आपको नाम हमने लड़कियों को बारात लेके जाते हुए नहीं देखा है कभी। हमारी फिल्म में जो हमारी हीरोइन है वो बारात लेके जाती है। मिथिला की कहानी है एक लड़की की। पिछली बार राम आए थे यहाँ से सीता जी को लेने के लिए, इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा जो कि इतिहास रच सकता है। आप ये बताएं कि ये सोच जो होगा करने का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई तरह की नहीं, प्रशासन पूरी तरीके से साथ में है और काफ़ी बदल गया है। और हमारे जैसे मैं यहीं का हूँ, मेरा घर झंझारपुर हुआ, तो हम लोग अगर वापस नहीं लाएंगे, लोगों को नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? भरोसा हमें रहना चाहिए और लोग काफ़ी अच्छे हैं और हेल्प करेंगे। ये परसेप्शन है जो क्रिएट हो जाता है, आप लोग शायद क्रिएट कर देते हैं ना। बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, बिल्कुल पूरी तरीके से बदल रहा है और बहुत बढ़िया करेगा। बजट की बात करें तो कितनी की बजट हो सकती है? ये सब जानकारी मेरे पास नहीं है। कब तक चलेगी शूटिंग? शूट अभी 20 से 22 दिन हम लोग यहीं पे हैं, मिथिला रीजन में हम लोग यहीं पे शूट करेंगे। कलाकार कौन कौन होंगे इसके अंदर? कलाकार जरीना जी हैं, सुनीता राजभर हैं, उल्का गुप्ता हैं, कनिष्क हैं, अश्वथ जी हैं, तो ये सारे कलाकार हैं। किस तरह की फिल्म होगी? मतलब ड्रामेडी है, ये एक ड्रामा कॉमेडी है जो कि देख के आप एंजॉय करेंगे और बाकी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। नाम बताइए, जब बन जाए फिल्म। मेरा नाम आदित्य अमन और फिल्म का नाम है रजनी की बारात। अखिल भारतीय नौजवान संघ AIYF का 14वां जिला सम्मेलन एवं आम सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा जिला के धरना स्थल मैदान लहरिया सराय में रविवार को। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर उद्घाटनकर्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए सुखजिंदर महेश्वरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष AIYF। भाई सवासर पर अन्य कई लोगों की अच्छी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। वहीं इन लोगों ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा कहा गया, 15 लाख रुपया देने का वादा कहा गया। जमकर सरकार पर निशाना साधा और कहा, अखिल भारतीय नौजवान AIYF जो नौजवानों की समस्या के निदान हेतु अखिल भारतीय नौजवान संघ का गठन किया गया। AIYF शिक्षा के बाद रोजगार की गारंटी, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल करने, काम नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देने, नौजवानों को काम हेतु रोजगार सृजन की व्यवस्था करने आदि सवाल पर संघर्ष करती रही है।
परंतु देश की सरकार आज तक नौजवानों को रोजगार देने में अक्षम रही है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर को समाप्त कर रही है। जिला के अंदर सकरी, रैयाम, लोहट चीनी मिल एवं अशोक पेपर मिल जैसे उद्योगों को बंद कर दिया है। हालांकि नौजवान संघ ने अपने संघर्ष के बदौलत दरभंगा में एम्स की स्थापना, बड़ी लाइन का निर्माण एवं दोहरीकरण, शिक्षकों की नियुक्ति जैसे कार्य हुए हैं, परंतु आज भी बड़े पैमाने पर युवा बेरोजगारी के कारण गलत कार्य करने हेतु मजबूर हो रहे हैं। हम लोगों का जिला सम्मेलन है और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के बारे में आपको पता होगा, देश की सबसे पुरानी नौजवान संगठन है। हमने वोट की अधिकार की लड़ाई को भी लड़ा है। हमने शिक्षा और रोजगार के सवाल पर लंबी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और हम लोगों ने तय किया है कि दरभंगा जिला के नौजवानों को इस सम्मेलन के द्वारा और आगे भी संगठित करेंगे और दरभंगा जिला में जो शिक्षा और रोजगार के सवाल पर कई यहाँ दरभंगा जिला में और इर्द गिर्द में कई मिलें बंद पड़ी हुई हैं, जैसे अशोक पेपर मिल है, लोहट चीनी मिल है। इन तमाम मिलों को चालू करे सरकार। इस पर संगठित होकर के हम लोग मजबूत आंदोलन का रूपरेखा इस सम्मेलन से तय करेंगे और नौजवानों को संगठित करके मजबूत आंदोलन करेंगे। हम लोगों का मेन, जब तक इस दरभंगा जिला का नौजवान अपने पैर पर खड़ा नहीं होंगे और सरकार को मजबूर नहीं करेंगे, एमपी एमएलए को देश के संसद में सवाल उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, तब तक ये लोग करने वाले नहीं हैं। कैसे करेंगे सवाल? तो क्या योजनाएं हैं? हम लोग अभी चुनाव होने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। पूरे दरभंगा में विभिन्न प्रखंड में हमारा संगठन बनेगा और संगठन के लोग जो वोट मांगने आएंगे उनसे नौजवानों की तरफ से सवाल करेंगे कि आप बताओ 5 साल में हमारे रोजगार के लिए क्या सवाल किए और आगे आप क्या करेंगे। अध्यक्ष AIYF। मीडिया के बंधु हैं और आपको एक चीज की खबर है। आप पलायन को देखना है तो बगल में दरभंगा रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेनें यहाँ से दिल्ली के लिए या बाहर के प्रदेशों में जाती है, वहाँ जाके देख लीजिए पलायन का आलम क्या है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि 20 साल के दौरान नीतीश जी ने पिछले 4 साल 5 साल में, शुरुआती 4 साल में जो उन्होंने थोड़ा प्रयास लोगों ने कहा कि किया, वो अब जो है उल्टी दिशा में चल गई है। जिस पैमाने पर उन्होंने शुरुआती दौर में रोकने का प्रयास थोड़ा सा किया, अब वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। आप पलायन की बात कीजिए, आप वो कहते हैं जंगल राज। आज लखीसराय में 80 वर्ष की महिला के साथ गैंगरेप होता है। नालंदा में एक 21 वर्ष के युवती के पैर में जो है वो कीलें ठोक दी जाती है। अब इससे बड़ा आपको जंगल राज क्या मिलेगा? पिछले 3 दिनों में 4 जिलों में यहाँ जो पुलिस पदाधिकारियों पर हमले हुए, हत्याएं हो गई है पुलिस पदाधिकारियों की। तो अब बिहार की स्थिति का इससे अच्छा वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? विजय कुमार सिन्हा तो बोल रहे हैं जो लोग क्राइम कर रहे हैं उन्हें इनकाउंटर किया जा रहा है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा जी क्या बोलते हैं और सरकार में उनकी क्या हैसियत है, यह सब जानते हैं। विजय कुमार सिन्हा बस ऐसे बोलते रहते हैं, सरकार में उनकी कोई हैसियत वगैरह है नहीं। और अगर वो चाहते, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विजय कुमार सिन्हा के गृह जिला से मैं हूँ और मैं उनके विधानसभा क्षेत्र से हूँ। उन्होंने क्षेत्र के अंदर एक थाने का वो एक अफसर उनकी बात को नहीं सुनता है, तो बिहार में किसको क्या सुनाने की बात कर रहे हैं? ये सब नहीं है। बिहार की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बिहार में न शिक्षा है बेहतर, न रोजगार है, न अपराध पर लगाम है। पूरी तरह से बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पूरी तरह से यहाँ जो है रोजगार का वो सिस्टम ध्वस्त हो गया है, कहीं कुछ नहीं है। धन्यवाद। चाहे बिहार आते हैं तो सबसे बड़ा इशू बिहार का खास तौर पर ये रोजगार रहता है। खाली ये बिहार का नहीं, अब पूरे देश का इशू हो गया है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ युवा हैं जिनके पास स्थायी रोजगार नहीं है। देश पे सत्ता पे विराजमान भाजपा ने कहा था, आज से 10 साल पहले कहा था कि यदि हम भाजपा सत्ता में आएगी तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल सत्ता शासन पूरे किए, 20 करोड़ रोजगार नहीं मिले। बजाय इसके कि कोरोना काल में बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया, लोगों के कारोबार छिन गए, रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई।
और पूरे देश में खास तौर पर बिहार में भी अब चुनाव अभी आ रहे हैं, तो राजनीतिक दल युवाओं को लुभाने के लिए खास तौर पर रोजगार का वादा कर रहे हैं। खाली ये वादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रोजगार देना कहाँ है ये भी बात है। अगर यहाँ दरभंगा की बात करें, जहाँ में जूट मिल रहे हैं, शुगर मिल रहे हैं, तमाम तरह के जहाँ रोजगार मिल रहा है, तो वहाँ क्या किसी राजनीतिक दल का इशू है? जितने रोजगार देने की जहाँ व्यवस्था हो सकती थी, वहाँ सब, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है। तो हमारा इशू ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का ये भी है कि ये पब्लिक सेक्टर है, ये मजबूत होना चाहिए, तमाम तरह की मिलें हैं वो चालू होनी चाहिए, वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और पूरे देश भर में हम इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि जैसे देश में पहले रोजगार की 100 दिन रोजगार की ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी की है, प्रावधान है, उसी तरीके का जो युवा पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, किसी ने कॉलेज का पढ़ाई की हुई है, किसी ने एमबीबीएस की हुई है, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, तो उनको उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार की गारंटी का हमारे देश की पार्लियामेंट में प्रावधान होना चाहिए। हमारा संविधान इस बात की गारंटी करे और उसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट बनेगा नाम का एक कानून बनाए। बनेगा मतलब भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, जिसमें चाहे वो देश का हिंदू युवा है, चाहे देश का मुस्लिम युवा है, चाहे वो सिख युवा है, चाहे ईसाई युवा है, सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी हमारे देश की पार्लियामेंट करे। अगर हमारे देश का युवा वोट डाल के एक पार्लियामेंट को सदस्य को रोजगार की गारंटी दे सकता है 5 साल के लिए, एक विधानसभा के नेता को रोजगार की गारंटी दे सकता है, लेकिन जो वोट डालने के लिए जाते हैं, जो विधानसभा में सदस्य भेज देते हैं, पार्लियामेंट में सांसद भेज देते हैं, उनके लिए रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। हम इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। चुनाव से पहले आप बिहार में आए हैं, खास दरभंगा में आए हैं, और ये जो दरभंगा है ये महागठबंधन का बहुत कमजोर हो चुका है, जिससे आप लोगों की पार्टी गठबंधन में है, तो क्या कहेंगे, कैसे मजबूत होगा, क्या उस परिदृश्य में देखा जाए? महागठबंधन चाहे कोई भी गठबंधन हो, किस बात को लेकर होगा? सबसे बड़ी बात है कि इशू क्या रहेगा। बिहार का सबसे बड़ा इशू है, रोजगार का इशू है। महागठबंधन में भी ये इशू रहना चाहिए कि जो भी गठबंधन का पार्टी होगा वो रोजगार की गारंटी कैसे देगा। रोजगार की गारंटी इसी बात से हो सकती है, अगर देश के तमाम तरह के जो हमारे संस्थान है, चाहे वो स्कूल है, चाहे हमारी रेलवे है और चाहे हमारे मिल है, अगर वो प्राइवेट होंगे, अगर गठबंधन में ये इशू नहीं रहेगा, अगर इशू रहेगा कि यहाँ हमने गवर्नमेंट शिक्षा देनी है, हमें स्वास्थ्य सभी लोगों को देना है, हमने ये मिलों को चालू करना है, हमारी देश में रेलवे है, हमारी देश की ट्रांसपोर्ट है, हमारे देश के जो बैंक हैं, उसके लिए महागठबंधन क्या सोचता है? हम अपनी पार्टी की ओर से और संगठन के ओर से ये बात रखेंगे कि रोजगार मेन इशू है, रोजगार की गारंटी का कानून मेन इशू है। खाली ये इशू नहीं है कि गठबंधन आए और गठबंधन को वोट डालना है। वोट किस बात के लिए डालना है? लोग आते हैं, राजनीतिक दल आते हैं, लोगों से, खास तौर पर युवाओं से वोट लेते हैं। भाजपा ने भी कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो युवाओं को बहुत कुछ देने वाले हैं। 15 करोड़ तक का वादा किया था, 15 लाख तक का वादा किया था, तमाम तरह के वादे किए थे, नौकरी का वादा किया था, लेकिन नौकरी के लिए कोई कानून बनाने की बात वहाँ गठबंधन के हो, हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे। आप पंजाब से बिहार के दरभंगा जिला में आए, क्या कुछ देखने को मिला? बिहार से चाहे आप तमिलनाडु जाओ, ये बात देखने को मिलती है कि खास तौर पर जो बिहार के बच्चे हैं, जिनकी एज 10 साल से लेकर 25 साल तक है, जिनको हम सोचते हैं कि बिहार के स्कूल में होना चाहिए, कॉलेज में होना चाहिए, वो ट्रेन के जनरल डब्बे में लटके जाते हैं। उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहता, खाने के लिए कुछ वहाँ भी नहीं रहता, और जहाँ वो काम करते हैं वहाँ भी स्थायी रोजगार नहीं है। वहाँ कोई भी अगर चाहे कभी उनको रोजगार से छटनी हो जाती है। अगर कोरोना काल का दौर आता है तो आपने देखा होगा कि मुंबई से पैदल चल के यहाँ आने के लिए लोग मजबूर हुए। वो इसलिए मजबूर हुए लेकिन उस टाइम अगर स्थायी रोजगार होता, सरकारी नौकरी होती, तो शायद वो दौर ना देखना पड़ता, किसी को चलने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। लेकिन उस दौर में, खास तौर पर कोरोना के दौर में, अगर सबसे ज्यादा कष्ट किसी को झेलना पड़ा तो
बिहार के युवा थे, जिनके पास सरकारी नौकरी थी उस दौर में, जिनके पास सरकारी रोजगार था, उनके खाते में पगार आती रही, सैलरी आती रही। लेकिन जो किसी मिल में, प्राइवेट संस्थान में काम करते थे, उनके पास उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको तमाम तरह की यातनाएं वो झेलनी पड़ी। अब भी आप चाहे कोलकाता जाइए, खास तौर पर दिल्ली के रूट पे जितनी भी ट्रेन चल रही है, बिहार के युवाओं की दुर्दशा क्या है ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। खाली आप जनरल डब्बे में जाइए, वहाँ कैमरा घुमाइए, आप उनसे पूछिए कि बिहार के युवाओं की दशा क्या है, आपको वहाँ सब देखने को मिलेगा। हज उम्राह पर रवाना हुए मोशून्य असरारुल हक लाडले। हिंदुस्तान और बिहार के सभी अवाम के लिए दुआ करेंगे, लाडले। आज दिनांक 15 मार्च 2025 को भलूका गांव होते हुए दरभंगा एयरपोर्ट से हज उम्राह के लिए रवाना हुए मोशून्य असरारुल हक लाडले। आपको बताते चले कि लाडले साहब 17 मार्च को दिल्ली से मक्का के लिए रवाना होंगे। अपनी 22 दिनों की यात्रा पर मक्का और मदीना में तवाफ, इबादत और दुआ करेंगे। उमराह पर जाने के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुबारक महीने रमजान में मुकद्दस जगहों पर जा रहे हैं। वहां जाकर मैं हिंदुस्तान के लिए, बिहार के लिए, सभी लोगों के लिए, देश की तरक्की, खुशहाली और आपसी भाईचारे के लिए दुआ करेंगे। हम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज मुबारक का दीदार कर सभी मखलूक के लिए दुआ करेंगे और साथ में मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग मेरे लिए भी दुआ करें। मेरा सफ़र आसान हो और मेरे जाने के मकसद को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इस मौके पर उनसे मिलने के लिए उनके आवास सैकड़ों लोग आए, जिनमें उदय कुमार सिंह बाबा, सिबगतुल्लाह खान डब्बू, जावेद अनवर, विद्यानंद राम, भरत यादव, डॉक्टर शून्य बसंत कुमार मंडल, टिंकू भाई, रिंकू, हाजी गुलाब साहब, मोशून्य मुमताजुल हक, सुहेल करीम जूही बाबू, मोशून्य अबरारुल हक लक्की, मोशून्य इमरानुल हक, डॉक्टर शून्य मोशून्य इमामुल हक इमाम, आरिफ इकराम, मोशून्य इम्तियाजुल हक, मोशून्य इनामुल हक, मिराज अहमद, आफ्ताब बाबू, गुड्डू साहब, नौशाद साहब, मोहम्मद कैफ, शारिम सुहेल, हुमेरा, जैनब, अनेजा हक, मोशून्य अरहानुल हक, आरिफ अहमद, नाज अहमद, साई कुमार अनुपम, जाहिद रेजा, मोशून्य वहीदुल हक, झगरू दास, रेयाज, गुलाम हैदर, मोशून्य रेजाउल हक, अदनान आरजू, मोहम्मद आजम, नफीश इकबाल लट्टू, राजा, छोटे, रिंकू, मोहम्मद असलम, दुलारे, मसले, जहांगीर, मुन्ना, महताब, रूमी, चांद, मुन्नन, दस्तगिर, मुन्ना, टिंकू, जजा अली, मोशून्य शहीदुल हक, भोला इत्यादि मौजूद थे। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मौलाए करीम, तो हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सब के नमाज़ों को, तरावियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम सब के रोज़ों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, खुसूसन हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। जनाब असरारुल हक साहब आज उम्रा करने के लिए निकल रहे हैं। मौलाए करीम, इनके सफ़र को आसान फरमा। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, इनके रवाना होने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, इनको शहर मक्का और शहर मदीना सेहत और आफ़ियत के साथ पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, इनके उम्रा करने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, उम्रा में जितने भी रुकन हैं मौलाए करीम, सारे रुकन को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह, ए मौलाए करीम, जहाँ हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आपसे दरख्वास्त है, वहाँ जा रहे हैं, अब सबके लिए दुआ कीजिए, हम लोगों को अल्लाह नेक बना दे और कोई खाने के लिए हमें आइए ना मामा, हम क्या स्लो में बने अकादमी से जाओगे वीडियो?
दादा इधर भी तो एक बार बुर्की बाटे बुला लो अभी से बुर्की बात दे रहा थी सुनती गई है वो गाड़ी सुनिए सही गाड़ी गाड़ी पे ले आ गया रुक जाओ हम ले रहे हैं ना मामला बहुत बहुत दोबारा आपको हम तो रास्ते से जा रहे थे और हम लोग के लिए भी दुआ कीजिएगा। आप भी जा रहे हैं सारे रुकन को कबूल फरमा। ए अल्लाह ए मौलाए करीम इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह ए मौलाए करीम जहाँ हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों वहाँ के सरदार आराम फरमा रहे हैं उस जगह पर ये जा रहे हैं मौलाए करीम तो हम सब के दुआ को कबूल फरमा। ए अल्लाह ए मौलाए करीम हम सब के दुआ को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। ए अल्लाह हमें से जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। ए अल्लाह इस घर में खैर बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हमें से जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। मौलाए करीम तो हम सभी के दुआ को जनाब असरारुल हक साहब के हक़ में कबूल फरमा। ए अल्लाह हमने जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह इस दुआ को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आपसे एक दरख्वास्त है, आप वहाँ जा रहे हैं, आप सबके लिए दुआ कीजिएगा, हम लोगों का अल्लाह नेक बना रहे और कोई ख्वाहिश नहीं है। चलिए चलिए ठीक है क्या स्लो में हटिए था आप लेट कर दिए हैं। दो आदमी कौन है? दो आदमी हाँ लीजिए जल्दी करो की अंकल सुनिए ना कर दीजिए सर ये तो तू वहाँ चले जाओ सामने दोनों मिला लो आईडी आईडी अपना आईडी आप अपना आईडी दीजिए आधार कार्ड आपका
अल्लाह का शुक्र है कि आज हम आज उम्रा के लिए जा रहे हैं और तमाम लोगों से दुआ है जो हमारे चाहने वाले हैं, जो लोग हैं वहाँ जा कर के तमाम लोगों की दुआ करेंगे, ख़ासकर हिंदुस्तान के लिए और यहाँ के अवाम के लिए, और जो लोग भी यहाँ आए हैं हमारे लिए तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने अपना वक्त निकाल के आए, हम अल्लाह के घर में जा रहे हैं 22 दिन के लिए। आप जो हमको सुन रहे हैं सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरा जो अरकान है वहाँ का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में भी जाएंगे, और जिन लोगों ने भी हमको दुआ के लिए कहा है इंशाअल्लाह सबकी दुआ वहाँ हम जाके पेश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉन बॉस्को स्कूल परिसर में दावत-ए इफ्तार में बड़ी संख्या में रोजगारों ने की इफ्तार। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने दावत-ए इफ्तार में पहुंचकर भाईचारे का पेश किया मिसाल। दरभंगा डॉन बॉस्को स्कूल परिसर में दावत-ए इफ्तार में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने इफ्तार किया। इस इफ्तार में हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने दावत-ए इफ्तार में पहुंचकर भाईचारे का पेश किया मिसाल। सालों से हो रहे इफ्तार का आयोजन में हर साल इसी तरह से इफ्तार की दावत में पहुंचते हैं। स्वर्गीय सैयद अनवर हसन आब्दी के समय से होता रहा है दावत इफ्तार का आयोजन, जिसे उनके दोनों बेटे फहद आब्दी और अबूबकर आब्दी ने आगे बढ़ाया है और 10 दिवसीय तरावी के साथ साथ शानदार इफ्तार का भी आयोजन किया जाता है। अबूबकर आब्दी ने दावत-ए इफ्तार में आने वाले लोगों का शुक्रिया किया।
इफ्तार का दिन था? बस रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा, सभी लोग रोज़ा रखना और अपनी मक़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़िया मांग रहे हैं। रोज़ा एक बड़ा पर्व है, रोज़ा कर रहे हैं। जिस इफ्तार को आप भी साहब ने शुरुआत की थी, उनके बेटे अभी इस चीज़ को दोहरा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी की बात है और वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी थे, भाई भी थे और मुझे कहीं और भी जाना था, लेकिन आज जब हुआ कि डॉन बॉस्को के अंदर है तो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए हमने किसी को चुना, सेलेक्ट किया कि आज मुझे यही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं बराबर इफ्तार में भी और ऐसे भी आता जाता रहा। आज बड़ी खुशी हुई कि वो नहीं है, उनकी औलादें इस तरह का ये तमाम कर रही हैं। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में रमज़ान के मौके पर दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया है, जिसमें दरभंगा के तमाम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के लोग इसमें हैं। हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक हैं, हमारे स्कूल के अभिभावक हैं, दरभंगा के और भी किस्म के लोग सब यहाँ आज इस जगह पे इस दावत इफ्तार में शामिल हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाई लोग भी, हमारे दूसरे धर्म के लोग भी इसमें शामिल हैं और यकीनन ये एक एकता का मिसाल है, ये एक भाईचारगी का मिसाल है। कहाँ पर कर रहे हैं? डॉन बॉस्को स्कूल के प्रांगण में ये चीज़ हो रही है। अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय। अबू बकर आब्दी, डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां एवं लेडी गवर्नर रेशमा आरिफ ने राजभवन में बच्चों के साथ होली मनाई और उन्हें शुभकामनाएं दी। सत्संग विहार दरभंगा कबीरचक भैरोपट्टी में हुआ धार्मिक व सामाजिक चर्चा का आयोजन। दरभंगा, शनिवार को सत्संग विहार दरभंगा कबीरचक भैरोपट्टी के पवित्र प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जनसेवा और शिक्षा के योद्धा पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और दरभंगा महानगर युवा राजद के अध्यक्ष सह समाजसेवी राकेश नायक पहुंचे। दोनों अतिथियों का सत्संगियों द्वारा बुके और चादर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में श्री श्री ठाकुर जी के जीवन आदर्श, हिंदू मुस्लिम सौहार्द, सर्वधर्म समभाव और धर्म के विशुद्ध स्वरूप पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान श्री श्री ठाकुर जी के कथोपकथन पर आधारित पुस्तक इस्लाम प्रसंग का विमोचन कर अतिथियों को भेंट की गई। माननीय फातमी जी ने कहा कि वर्तमान चुनौती है मजहब से बढ़ती दूरी को कम करना और धर्म की अच्छाइयों को उभारना। माननीय श्री राकेश नायक जी ने बताया श्री श्री ठाकुर के आदर्शों से प्रेरित होकर समाज को मिलेगा सुंदर समाधान। सत्संगी श्री दीप नारायण सिंह ने बताया श्री श्री ठाकुर अस्तित्व की रक्षा के लिए कारणमुखी मन के साथ पूर्व के सभी पैगंबर एवं पुरुषोत्तम को अपनाने की शिक्षा देते हैं। सत्संगी श्री दीप नारायण ने बताया कि पूर्व के सभी पैगंबर एवं पुरुषोत्तम को स्वीकार करके चलने से ही मनुष्य के सामाजिक जीवन का उत्थान संभव है। माननीय जनाब फातमी जी ने सत्संग आश्रम देवघर जाकर श्री श्री ठाकुर के दर्शन की इच्छा जाहिर की। इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी सिंह, डॉक्टर शिव किशोर राय, श्री दीप नारायण सिंह, श्री सुबोध कुमार सिंह, श्री राम इकबाल भगत, श्री मिथुन कुमार सहित अन्य सत्संगी उपस्थित थे। ये कार्यक्रम धार्मिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। नशीली दवा के नामजद फरार अभियुक्त गिरफ्तार, भेजा जेल। हरलाखी थाना की पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवा के नामजद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मधवापुर थाना क्षेत्र के बासुकी गांव निवासी चंदन कुमार के रूप में बताया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते कुछ महीने पूर्व हरियाणा एसएसबी के द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के क्रम में प्रतिबंधित दवाई के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया चंदन कुमार का ये प्रतिबंध दवाई है, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसके बाद हरलाखी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में हरलाखी थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार सहनी ने बताया गिरफ्तार अभियुक्त न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है।